हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का एग्जैक्ट आईएएस के चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पहले भी बताए थे कि हम लोग प्रेसिपिटेशन वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसमें कई सारा सेक्शन है, और जिसमें एक सेक्शन तो हम लोग का वीडियो आ चुका है कि प्रेसिपिटेशन क्या है और इसके कितने फॉर्म हैं। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी देखे थे, जिसमें एक हम लोग कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल देखे थे। इसी सिलसिला में यानी इसी चैप्टर का जो अब कुछ नेक्स्ट एपिसोड है वो है कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल में एक रेनफॉल तो हम लोग देख चुके हैं, दैट इज नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो ये वाला जो रेनफॉल है ये हम लोग देख चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप इस चैनल से अगर जुड़े हुए हैं और लगातार वीडियो देखते हैं तो कन्वेक्शनल रेनफॉल आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, इस वीडियो में हम लोग अगला ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, देन वी विल डिस्कस साइक्लोनिक रेनफॉल। और साइक्लोनिक रेनफॉल जो है वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाएगा, बिकॉज फॉर साइक्लोनिक टाइप ऑफ रेनफॉल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइक्लोन। आपको समझना पड़ेगा साइक्लोन क्या है, और साइक्लोन ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन। तो बेटर है कि साइक्लोनिक रेनफॉल को थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसके बाद जो अब हम लोगों का वीडियो आने वाला है ना वो साइक्लोन से ही संबंधित आ रहा है। इसमें हम लोग साइक्लोन में ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों साइक्लोन को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। तो देखिए, जो हम लोग अब आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो नेक्स्ट रेनफॉल है, सच टाइप ऑफ रेनफॉल इज एक्चुअली नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है वो उस समय होता है जब कोई विंड को ओरोग्राफिक बैरियर यानी कि कोई अपलिफ्टेड लैंड मिल जाए जिससे कि वो विंड टकरा जाए। ठीक है, यानी कि ओरोग्राफिक बैरियर जैसे कि कोई माउंटेन है, कोई प्लेटू है, अगर किसी माउंटेन या किसी प्लेटू से या कोई अपलिफ्टेड लैंड से कोई विंड आके टकरा जाए, ठीक है, तो वो विंड क्या करता है, वो माउंटेन और प्लेटू के अलोंग, उसके स्लोप के अलोंग ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद वो फिर एडियाबेटिक प्रोसेस से कंडेंस्ड होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस से जब उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस से उसमें कूलिंग होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस से जब उसमें कूलिंग होता है तो कुछ सर्टेन हाइट के बाद उसमें कंडेंसेशन होगा और फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो इसको जरा डिटेल में हम लोग समझते हैं एक डायग्राम के हेल्प से। सपोज करिए कि ये एक आपका माउंटेन है, ये एक माउंटेन है आपके पास, ठीक है, अपलिफ्टेड लैंड है। ये माउंटेन भी हो सकता है, इट मे बी माउंटेन, और इट मे बी प्लेटू, ये प्लेटू भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह को हम लोग एक माउंटेन यहाँ पे इस डायग्राम में ले ले। ये जो माउंटेन है ना, ये जो अपलिफ्टेड लैंड है, इट इज नोन एज ओरोग्राफिक बैरियर, इसको ओरोग्राफिक बैरियर कहते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि इधर से आपको एक विंड आ रहा है। ठीक है, ये जो विंड है, जैसा कि आप सभी लोगों को डेफिनेशन में पता होगा कि विंड को डिफाइन करते हैं कि हॉरिजॉन्टली मूविंग एयर इज नोन एज विंड। जब एयर में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली जब एयर मूव करता है तो सच टाइप ऑफ मूविंग एयर इज एक्चुअली नोन एज विंड। तो सपोज करिए दिस इज विंड एंड दिस इज वार्म एंड मॉइस्ट विंड। इमेज करिए कि दिस इज वार्म एंड मॉइस्ट विंड, यानी कि ये जो विंड है ये वार्म भी है, इसका टेम्परेचर अधिक है, और साथ ही साथ इट इज ऑल्सो मॉइस्चर लेडेन। मॉइस्चर लेडेन मीन्स इसमें कि मॉइस्चर का क्वांटिटी काफी अधिक है। ठीक है, तो जब ये विंड इस तरह से चलते जा रहा है तो इसके सामने में कोई ओरोग्राफिक बैरियर आ गया। जब इसके सामने में कोई ओरोग्राफिक बैरियर आ जाएगा तो ये ओरोग्राफिक बैरियर, यानी कि सपोज करिए यहाँ पे हम लोग ओरोग्राफिक बैरियर के रूप में माउंटेन दिखा रहे हैं, है ना। तो जब ये किसी माउंटेन के स्लोप से टकराता है तो माउंटेन के स्लोप के अलोंग ये विंड अब धीरे धीरे करके ऊपर उठता है। ठीक है, जब ये माउंटेन के स्लोप के अलोंग ऊपर उठना शुरू करेगा तो ऊपर उठने के बाद इस विंड में एक्सपेंशन होगा। जैसा कि हम लोग इस चीज को वीडियो को पहले भी पढ़े थे कि अगर कोई भी एयर ऊपर उठता है तो ऊपर उठने के बाद वो फैलता है, उसमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और एक्सपेंशन होने के बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि कोई विंड जब ऊपर उठता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण उसका टेम्परेचर जो होता है वो घट जाता है, और सच टाइप ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज एक्चुअली नोन एज एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। इस पे भी एक वीडियो हम लोग लाए हैं। ठीक है, जो हम लोग ह्यूमिडिटी या क्लाउड वगैरह चैप्टर पढ़ा है ना, तो क्लाउड वाले चैप्टर में हम लोग एडियाबेटिक और डायबेटिक प्रोसेस ऑफ कूलिंग समझाए हैं। तो इसी तरह से वहां पे ये वीडियो आपको जाके देखना होगा।
तो जैसे ये कोई वार्म एंड मॉइस्ट एयर माउंटेन बैरियर से टकराता है, माउंटेन बैरियर से टकराने के बाद ये एडियाबेटिक प्रोसेस से इसका कूलिंग होता है, और कूलिंग होने के बाद हो सकता है, चूंकि ये मॉइस्चर लेडन है, इसमें वाटर वेपर का क्वांटिटी अधिक है, तो कूलिंग होने के बाद क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन होने लगता है, और कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड के फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे रेनफॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि ये जो यहाँ पे आप रेनफॉल देख रहे हैं, ठीक है, ये जो रेनफॉल है दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द ओरोग्राफिक बैरियर। ये जो रेनफॉल है इस क्यों हुआ है, क्योंकि ये ओरोग्राफिक बैरियर इसके सामने आ गया, कोई माउंटेन आ गया, कोई प्लेटू आ गया। अगर इमेजिन करिए कि यहाँ पे कोई माउंटेन नहीं होता, तो अगर कोई माउंटेन नहीं होता तो ये विंड जो है ना वो सीधे स्ट्रेट पाथ लेते हुए चला जाता। ठीक है, तो जब ये विंड स्ट्रेट पाथ लेते हुए चला जाता तो ये ऊपर उठता ही नहीं, और चूंकि ये विंड ऊपर नहीं उठता तो इससे किसी भी तरह का इसका कूलिंग नहीं होता, और इसमें कंडेंसेशन नहीं होता, और ना ही क्लाउड बनता। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि क्लाउड बनना और रेनफॉल होना, इसके पीछे का कारण माउंटेन है, इसके पीछे का कारण कोई अपलिफ्टेड लैंड है। ठीक है, दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ रेनफॉल इज एक्चुअली नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, जो या तो किसी माउंटेन से टकरा जाएगा विंड, या किसी प्लेटू से टकरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के रेनफॉल को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। अब ये विंड क्या करेगा कि यहाँ पे आपको रेन होने लगेगा, धीरे धीरे करके ये एयर ऊपर उठते जाएगा। ठीक है, और ऊपर उठने के बाद आफ्टर सर्टेन हाइट, ठीक है, सर्टेन हाइट में ये ऊपर उठने के बाद अब धीरे धीरे क्या करेगा, दूसरी ओर ये नीचे बैठेगा। ठीक है, दूसरी ओर ये विंड जो है वो नीचे बैठने लगा। ठीक, तो अब इसमें दो चीज देखिएगा, इधर भी रेनफॉल होगा, ठीक है, लेकिन इधर आपको लो रेनफॉल। अब माउंटेन का यहाँ पे आपको दो स्लोप है, एक स्लोप यहाँ है, माउंटेन का एक स्लोप यहाँ है, ठीक है, और एक दूसरा स्लोप यहाँ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि माउंटेन का जो ये वाला स्लोप है, इस स्लोप पे, इस वाले स्लोप से विंड आके टकराया है, इस वाले स्लोप से विंड आके टकराया है। तो जिस स्लोप से विंड आके टकराता है, विंड जिससे ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इस स्लोप को कहा जाता है विंडवार्ड स्लोप, विंडवार्ड स्लोप। ठीक है, और माउंटेन का जो दूसरी ओर का स्लोप है, जैसे ये वाला जो स्लोप है, ये दूसरी ओर का स्लोप। ठीक है, जो दूसरी ओर का जो स्लोप होता है उसको हम लोग कहते हैं लीवार्ड स्लोप। ठीक है, याद रखिए, अगर ये माउंटेन है और विंड इधर से आ रहा है, तो चूंकि ये माउंटेन है तो विंड इधर से आके टकराया, तो ये वाला स्लोप कहलाएगा विंडवार्ड स्लोप, और ये विंड ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के दूसरी ओर जाके नीचे बैठेगा, तो दूसरा वाला जो स्लोप कहलाएगा वो लीवार्ड स्लोप कहलाएगा। ठीक, पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरा, विंडवार्ड स्लोप की ओर, यानी कि इस ओर, ये जो स्लोप है ये विंडवार्ड स्लोप है, विंडवार्ड स्लोप की ओर मैक्सिमम रेनफॉल होगा, इस स्लोप की ओर रेनफॉल काफी अधिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्षा होगी विंडवार्ड स्लोप की। और लीवार्ड स्लोप की ओर जो होता है ना, दूसरी ओर जो स्लोप होता है, उधर आपको मिनिमम रेनफॉल होता है, यानी कि दूसरी ओर भी रेनफॉल होगा, लेकिन रेनफॉल का जो क्वांटिटी होगा ना वो काफी कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा घट जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो दूसरा स्लोप होता है ना, ये वाला जो स्लोप होता है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं रेन शैडो जोन। दिस एरिया इज एक्चुअली नोन एज रेन शैडो जोन। रेन शैडो जोन मतलब यहाँ पे रेन का शैडो पड़ गया। तो अगर हम कहते हैं कि कोई सिटी सपोज करिए कि यहाँ पे है, दिस सिटी सपोज इट इज मुंबई, एंड हियर यू हैव अनदर सिटी विच इज पुणे। ठीक है, तो आप देखिएगा कि बीच में माउंटेन है, ये जो माउंटेन है ये वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इधर से, और मुंबई के इधर इस साइड जो आपको ओशन है, दिस ओशन इज एक्चुअली अरेबियन सी। ठीक है, तो अरेबियन सी से जो विंड आता है ना, ये विंड वार्म और मॉइस्ट होता है, और ये वार्म और मॉइस्ट होने के बाद क्या होता है कि ये वेस्टर्न घाट माउंटेन से टकराता है, और वेस्टर्न घाट माउंटेन के इस स्लोप से टकरा के ये विंड ऊपर उठता है और मुंबई में काफी रेन कराता है, और मुंबई में एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर उठ जाता है। ठीक है, यानी कि मुंबई में काफी अधिक वर्षा होती है। लेकिन जस्ट इसी वेस्टर्न घाट के दूसरी ओर आपको एक दूसरा सिटी है विच इज नोन एज पुणे। ठीक है, तो पुणे जो है ये आपको रेन शैडो जोन में चला गया, ये दूसरी ओर चला गया। रेन शैडो जोन मतलब ये उस जोन में चला गया वेयर यू हैव मिनिमम रेनफॉल, जहां पे रेनफॉल का जो क्वांटिटी होगा वो काफी कम होगा। ठीक है, तो पुणे में जो होता है वो एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होता है 100 सेंटीमीटर से भी कम होता है।
एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन और इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि माउंटेन के अगर आप विंडवार्ड स्लोप की ओर कोई सिटी है तो उस सिटी में रेनफॉल अधिक होगा, और विंडवार्ड स्लोप की ओर कोई शहर है, कोई भी टाउन है तो उधर रेनफॉल अधिक होगा। लेकिन अगर वो लीवार्ड स्लोप की ओर चला गया तो वहां पे रेनफॉल कम हो जाएगा। ठीक है, विंडवार्ड स्लोप पे जो है विंड ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद क्लाउड बनाता है और मैक्सिमम रेनफॉल कराता है। एक और फीचर हम बता दें कि विंडवार्ड स्लोप की ओर जो क्लाउड बनता है, ये क्लाउड का नाम होता है क्यूमुलस क्लाउड। विंडवार्ड स्लोप की ओर क्यूमुलस क्लाउड बनता है, वेयर एज लीवार्ड स्लोप की ओर जो क्लाउड बनता है, इस क्लाउड को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। और क्यूमुलस क्लाउड या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होता है, आप सभी लोगों को पता है कि हैवी रेनफॉल के लिए विख्यात है, और स्ट्रेटस क्लाउड जो है वो लो रेनफॉल के लिए जाना जाता है, ड्रिजल टाइप ऑफ रेनफॉल के लिए जाना जाता है। तो ये सब फीचर्स आपको याद रखना होगा कि ये सब जो रेनफॉल है ना, जो हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, सच टाइप ऑफ रेनफॉल इज एक्चुअली नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। विंडवार्ड स्लोप की ओर विंड ऊपर उठेगा, उसका एक्सेंट होगा, और लीवार्ड स्लोप की ओर जो है वो विंड नीचे जाता है, उसका डिसेंट होता है। और ये विंड जैसे जैसे नीचे चलते जाएगा, नीचे जाने के बाद ये विंड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ड्राई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि मॉइस्चर, ये मैक्सिमम मॉइस्चर जो है अपना सेट कर दिया है, मैक्सिमम वाटर वेपर ये अपना गिरा दिया है। तो जैसे जैसे ये विंड अब नीचे गिरता जाएगा, ये ड्राई भी होगा, और ड्राई होने के साथ साथ ये वार्म भी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वार्म एंड ड्राई विंड हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कोई एयर ऊपर उठता है, एयर के ऊपर उठने के बाद ये इसका टेम्परेचर घटता है, ये कोल्ड हो जाता है। इसके अपोजिट जब कोई एयर नीचे बैठता है तो नीचे बैठने के बाद ये वार्म हो जाता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि ऊपर उठने के बाद इसका एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन होने के बाद इसका टेम्परेचर घट जाता है। इसके जस्ट रिवर्स, अगर कोई एयर नीचे बैठता है तो नीचे बैठने के बाद इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो सिकुड़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो है उसका टेम्परेचर जो होता है वो आपको बढ़ जाता है। इसीलिए विंडवार्ड स्लोप की ओर चूंकि विंड ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठने के बाद जो है एयर कूल का टेम्परेचर घटेगा और वो क्लाउड बनाएगा, रेन कराएगा। जबकि दूसरी ओर लीवार्ड स्लोप की ओर जो है वो विंड का डिसेंट होगा, विंड जो है नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद जैसे जैसे नीचे चलते जाएगा वो ड्राई होते जाएगा और वार्म होते जाएगा। ठीक है, तो इस सब तरह के फीचर्स को आपको समझ के रखना है ओरोग्राफिक रेनफॉल में, क्योंकि ये जो है ना आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो हम ये समझ गए कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है। इसमें एक दो फीचर और भी हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो आप समझ गए कि विंडवार्ड स्लोप की ओर क्यूमुलस क्लाउड है, तो लीवार्ड स्लोप की ओर स्ट्रेटस क्लाउड है। विंडवार्ड स्लोप की ओर अधिक रेनफॉल होगा तो लीवार्ड स्लोप की ओर कम रेनफॉल होगा। इसीलिए लीवार्ड स्लोप वाले साइड को हम लोग रेन शैडो जोन भी कहते हैं। इसका कुछ फीचर है, ओरोग्राफिक रेनफॉल का कुछ सर्टेन फीचर है। सबसे पहला फीचर एक तो जान गए कि इधर क्यूमुलस है तो दूसरी ओर स्ट्रेटस है। एक और जानिए कि अगर ये दूसरे हम स्लाइड में चलते, दूसरे डायग्राम में चलते, ये एक दूसरा डायग्राम है इसका। तो इस तरह के डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये माउंटेन है। फिर से वो वही पिक्चर यहाँ थोड़ा और कॉन्सेप्ट बताते हैं। आप देख रहे हैं कि मॉइस्ट एयर जो है यहाँ पे राइज किया और यहाँ पे कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड बना। ये जो क्लाउड बना, इस क्लाउड को कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, मोस्टली जो हैवी रेन कराएगा। दूसरी ओर देख रहे हैं कि एयर का डिसेंडिंग हो रहा है, एयर नीचे उतर रहा है। तो एयर नीचे उतरने के कारण ये ड्राई हो जाता है, डिसेंडिंग एयर है। ठीक है, और इसको रेन शैडो जोन भी कहते हैं। इधर कम बारिश होती है, बस रेन होगा लेकिन रेन का क्वांटिटी कम हो जाएगा। अब इसमें एक फीचर और जानिए, ये हुआ माउंटेन का फुटहिल। इस रीजन को हम लोग कहते हैं फुटहिल। ठीक है, तो आप जितना फुटहिल के नजदीक रहिएगा उतना अधिक रेनफॉल रिसीव करिए। जैसे जैसे आप फुटहिल से दूर होते जाइएगा वैसे वैसे रेनफॉल भी घटते चला जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम इस स्लाइड से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, ठीक है, और इस एरिया पे ये हुआ माउंटेन का फुटहिल। ठीक है, तो अगर कोई सिटी ए यहाँ पे है, बी सिटी यहाँ पे है, सी सिटी यहाँ पे, तो जितना आप फुटहिल के नजदीक है, ए से सी की ओर जाने पे रेनफॉल जो होता है ये आपको डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो फुटहिल के नजदीक रहने पे आपको अधिक रेनफॉल मिलेगा। एज यू मूव अवे फ्रॉम फुटहिल द रेनफॉल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका एक और फीचर्स होता है। एक और इसमें होता है विच इज नोन एज मैक्सिमम रेनफॉल जोन। ये भी आपको समझना है, ये भी एक बहुत, चूंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं
तो एक एक फीचर को ठीक से समझिए कि आखिर जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है उसका क्या सब फीचर होता है, हर एक माइन्यूट फीचर को समझने की कोशिश करिए, बिकॉज वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इसमें एक और चीज जानिए कि अगर ये आपका माउंटेन, ठीक है, क्योंकि डायग्राम हमको अलग अलग बना के देखना है, तो एक सर्टेन हाइट तक होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक हाइट है, तो एक सर्टेन हाइट तक जैसे जैसे आप ऊपर उठिएगा रेनफॉल इंक्रीज करते चला जाएगा। अप टू अ सर्टेन हाइट रेनफॉल विल इंक्रीज। कुछ सर्टेन ऊंचाई तक रेनफॉल इंक्रीज करेगा। सपोज करिए ये एक हाइट है, जिस हाइट तक की रेनफॉल इंक्रीज करता है, जैसे जैसे आप इस हाइट के ऊपर उठते जाइएगा हाइट के साथ रेनफॉल भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, और इस हाइट को उसके बाद जैसे ये हाइट को कोई क्रॉस करेगा उसके बाद हाइट के साथ रेनफॉल जो है आपको डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को कहते हैं मैक्सिमम रेनफॉल जोन। इस लाइन को कहते हैं मैक्सिमम रेनफॉल लाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस एरिया तक, सपोज करिए ये यहां पे, तो इस हाइट तक आप जैसे जैसे ऊपर उठिएगा हाइट के साथ जो रेनफॉल है ये इंक्रीज करेगा। अप टू दिस हाइट, रेनफॉल इंक्रीजेज। ठीक है, लेकिन जैसे इस हाइट को आप क्रॉस करिएगा ना, इसके बाद रेनफॉल डिक्रीजेज विथ हाइट। ठीक है, इस हाइट के बाद अब जैसे जैसे आप ऊपर उठिएगा रेनफॉल हाइट के साथ डिक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन को कहेंगे मैक्सिमम रेनफॉल लाइन, जहां तक जाने के बाद आपको हाइट के साथ रेनफॉल बढ़ता है। एज यू क्रॉस दैट मैक्सिमम रेनफॉल लाइन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल डिक्रीज विथ हाइट। ठीक है, और इस फेनोमेना को कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल। दिस फेनोमेनन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल। ये सब क्वेश्चन आ जाएगा यूपीएससी कि व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल। बिकॉज क्या होता है कि आप लोग में से कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे ना, तो आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में पता होगा। ओरोग्राफिक रेनफॉल कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये एक बड़ा सा सामान्य सा टॉपिक है, बट इसमें कुछ हिडन बात है जो हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। लाइक मैक्सिमम रेनफॉल लाइन क्या है, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल क्या है, ठीक है, या किस स्लोप की ओर क्यूमुलस क्लाउड बनता है, किस स्लोप की ओर स्ट्रेटस क्लाउड बनता है, स्लोप के कहां पे आपको अधिक रेनफॉल मिलेगा, कहां से दूर जाने के बाद रेनफॉल डिक्रीज करेगा। तो ये सब जो फीचर वाली बात है ना, ये यूपीएससी में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होता है वो ओरोग्राफिक टाइप का होता है, बिकॉज वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ओरिजेंटली जो कोई विंड होता है वो किसी माउंटेन से या किसी प्लेटू से टकरा के ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठने के बाद वो रेनफॉल करा देगा। इंडिया में भी जो मानसून आता है, जिसमें साउथ वेस्ट मानसून काफी है, तो साउथ वेस्ट मानसून में जो मोस्ट ऑफ द एरिया में जो रेनफॉल होता है ना, वो ओरोग्राफिक नेचर का होता है। लाइक वहां पे कन्वेक्शनल भी होता है, बट सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होता है ओरोग्राफिक है। जैसे कि इंडिया में भी आप देखे होंगे कि वेस्टर्न घाट से टकरा के, अगर इंडिया की बात करेंगे तो हम लोग इस इंडिया वाले सेक्शन में भी देखेंगे कि यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट है, तो इधर से साउथ वेस्ट मानसून आता है और वेस्टर्न घाट से टकराता है। वेस्टर्न घाट भी एक माउंटेन है, इस ओर अधिक रेनफॉल कराता है क्योंकि ये विंडवार्ड स्लोप है, और इधर रेनफॉल कम हो जाता है, इसीलिए इधर आपको लस ग्रीन फॉरेस्ट होगा, और इधर जो होता है वो ड्राई होता है। तो आपको कोरिलेट करना होगा। अब इसके ऊपर यहाँ पे हिमालय है, हिमालय है तो यहाँ से जो आता है ये हिमालय से टकराता है, इधर से आने वाला मानसून सब, तो हिमालय का जो ये वाला पार्ट है ना, ये रेनफॉल अधिक रिसीव करता है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये ड्राई रह जाता है। तो आपको ये सब कोरिलेट करना होगा कि आपका जो टाउन है, आपका जो सिटी है, ये जो शहर है, ये विंडवार्ड स्लोप की ओर है कि लीवार्ड स्लोप की ओर है। अगर विंडवार्ड स्लोप की ओर है तो वहां पे रेनफॉल बढ़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे वाटर का कंजर्वेशन, वाटर का जो होगा वो मतलब ये होगा कि वहां पे कितना वाटर आपके पास अवेलेबल होगा, वहां पे एग्रीकल्चर कैसा होगा, वहां पे सॉइल कैसा होगा, वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, वहां पे फॉरेस्ट कैसा होगा, वहां पे वेजिटेशन कैसा होगा, ये सारी चीजों को ये डिसाइड करेगा। अगर आप जान जाइए कि एक बार ये लीवार्ड स्लोप की ओर है, यानी कि रेन शैडो जोन की ओर है, तो आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं कि चूंकि ये रेन शैडो जोन की ओर होगा तो वहां पे हो सकता है ड्राई हो, लो रेनफॉल हो, वहां का एग्रीकल्चर कुछ और होगा, वहां का लाइफ स्टाइल कुछ और होगा, वहां का वेजिटेशन वगैरह सारा बदल जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है ना, वो केवल यहां तक नहीं जानना है आपको, ये फैक्ट है, ये आप कॉन्सेप्ट को जान गए। अब आगे जब कुछ पढ़िएगा तो वहां पे आपको कोरिलेट करना होगा कि मानसून में कौन सा एरिया इंडिया का विंडवार्ड स्लोप की ओर है, कौन सा लीवार्ड की ओर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर एग्रीकल्चर को वहां से कोरिलेट करना होगा, वहां वेजिटेशन को कोरिलेट करना होगा। तो ये जितना मेंस का एग्जाम होता है ना, ये कोरिलेशन का है कि आप कितना चीजों को अप्लाई करते हैं, दिमाग को वहां कितना लगाते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड में हम लोग ये सारे चीज को लिख चुके हैं। जो ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में हम यहाँ पे लिख चुके हैं, आप लोग ये स्लाइड को देख लीजिएगा रोक के। ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ एयर फोर्स्ड बाय माउंटेन बैरियर और प्लेटू और एनी अपलिफ्टेड लैंड। The moisture laden air rises along the mountain slope and cools according to an adiabatic process, which leads to condensation in air and results in precipitation. ठीक है, the slope of the mountain which faces the wind first is known as windward slope, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, and receives maximum rainfall. ठीक है, whereas the opposite slope receives least amount of rainfall and known as leeward slope. ठीक है, तो ये सब आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसका फीचर्स सब लिख दिए हैं कि ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल जो है उसका क्या सब फीचर है ना। तो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल का पहला फीचर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि विंडवार्ड स्लोप इज आल्सो कॉल्ड एज रेन स्लोप। विंडवार्ड स्लोप को रेन स्लोप भी कहा जाता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नियर द माउंटेन स्लोप एंड इट डिक्रीजेज अवे फ्रॉम फुटहिल। ये हम लिख दिए कि माउंटेन स्लोप के पास अधिक रेनफॉल होगा और फुटहिल से दूर जाने पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, और विंडवार्ड स्लोप में क्यूमुलस क्लाउड होगा, दूसरी ओर स्ट्रेटस क्लाउड होगा। Up to certain height, the amount of rainfall increases with height, and after that, it decreases with height. This height is known as maximum rainfall line. Already हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, है ना। And this phenomena is known as inversion of rainfall. ये भी हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, this type of rainfall may occur in any season, and it is more widespread and long duration. ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल है ना, वो किसी भी सीजन में नहीं होगा। कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल के लिए आपको इंटेंस हीटिंग होना ग्राउंड का बहुत जरूरी है। अगर ग्राउंड पे बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं हुआ है तो एयर वार्म नहीं होगा, और वार्म नहीं होने के कारण एयर ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल यूजुअली कन्फाइंड रहता है वार्म क्लाइमेट के लिए, हॉट क्लाइमेट के लिए, जहां पे कि काफी अधिक गर्मी पड़ती है, और वो भी जो है ना कन्फाइंड रहता है केवल उस टाइम में, एक सर्टेन टाइम में, यानी कि दोपहर को ही होता है, क्योंकि उसी समय ग्राउंड का हीटिंग काफी अधिक हो जाता है और उसके कांटेक्ट में आने वाला एयर भी वार्म हो जाता है, और ये वार्म एयर ऊपर उठ के क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्रिएट कर देता है। बट जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है ना, ये किसी भी सीजन में हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये काफी वाइड स्प्रेड है। कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल में हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि रेनफॉल शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, कम समय का होता है। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा का होगा, 1-2 घंटा में काफी रेनफॉल कराएगा, फिर स्काई क्लियर हो जाएगा। लेकिन ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल जो होता है वो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, काफी लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा फीचर है, हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में पढ़े। ठीक है, तो एक वीडियो हम लोग का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। उस वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोग यूजुअली देखे थे इसके बारे में, कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल में। इस तरह के वीडियो में हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट रेनफॉल चलते हैं, विच इज नोन एज साइक्लोनिक रेनफॉल। देखिए, इसको हम लोग, ये जो साइक्लोनिक रेनफॉल है ना, इसको डिटेल डिस्कस यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज साइक्लोन के कारण अगर कहीं पे रेनफॉल होता है तो सच टाइप ऑफ रेनफॉल इज एक्चुअली नोन एज साइक्लोनिक रेनफॉल। प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए। कोई भी एयर तभी रेनफॉल कराएगा जब उसको आप ऊपर उठाइएगा। तो मान लीजिए कोई मॉइस्ट एयर ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद उसका एक्सपेंशन होगा, वो फैलेगा और वो क्लाउड बनाएगा और रेन करा देगा। तो ऊपर उठाने का कारण कौन सा है? अगर ऊपर उठने का कारण कन्वेक्शन है, यानी कि ग्राउंड पे हीटिंग है, तो उसको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहेंगे। अगर ऊपर उठने का कारण कोई माउंटेन बैरियर है या प्लेटू है, तो उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहेंगे। लेकिन अगर विंड के ऊपर उठने का कारण कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस जो कि साइक्लोन में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंस क्या, ठीक है। तो अगर किसी लो प्रेशर सेंटर के पास चारों ओर से विंड आके कन्वर्ज कर गया और कन्वर्ज करके ऊपर उठ गया, तो सच टाइप ऑफ रेनफॉल इज एक्चुअली नोन एज साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल को हम लोग कन्वर्जेंट रेनफॉल भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि विंड कन्वर्ज करता है एक लो प्रेशर के पास
और इसको बेटर समझने के लिए आपको साइक्लोन चैप्टर को बढ़िया से समझना होगा। तो ये जो वीडियो हम लोग इश्यू करेंगे ना, अभी प्रेसिपिटेशन चैप्टर फिनिश होने के तुरंत बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं साइक्लोन में, और ये दोनों साइक्लोन को वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन को भी, टेम्परेट साइक्लोन को भी। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। यहाँ पे आप देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में इस सर्टेन एरिया में आपको लो प्रेशर होता है, और ये लो प्रेशर के पास चारों ओर से विंड आके कन्वर्ज करता है और कन्वर्ज करके ऊपर उठ जाता है। तो जैसे ये विंड कन्वर्ज करके ऊपर उठेगा तो ये क्लाउड बनाएगा और यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम लोग डिटेल, बहुत बड़ा सा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा। तो वहां पे ये जानिएगा कि विंड का कन्वर्जेंस क्यों हो रहा है, विंड क्यों एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, या विंड का जो एक्सेंट हुआ वो कैसे है, इस तरह से जो है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विंड जो ऊपर उठा है वो साइक्लोन के कारण उठा। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ रेनफॉल इज नोन एज साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का है। अगर आप लोग सभी लोग पढ़े हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के डायग्राम को समझ गए होंगे। और ये जो दूसरा डायग्राम है ना, दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है कि दो एयर मास आपस में आके कन्वर्ज करता है। एक साइड से वार्म एयर मास आएगा, दूसरी ओर से कोल्ड एयर मास आएगा, और वार्म और कोल्ड एयर मास कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने के बाद वहां पे एक फ्रंट बनता है, और उस फ्रंट के अलोंग वार्म एयर धीरे धीरे करके ऊपर उठता है। तो जैसे वो फ्रंट के अलोंग वार्म एयर धीरे धीरे करके ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद वो क्लाउड में बदलेगा और रेनफॉल करा देगा। तो सीधी सी बात है कि दो एयर मास के कन्वर्जेंस के कारण यहाँ पे विंड ऊपर उठा, एंड दिस इज अगेन अ साइक्लोनिक टाइप ऑफ रेनफॉल और ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट टाइप ऑफ रेनफॉल। तो डिटेल्ड स्टडी हम लोग इसको यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव सेपरेट चैप्टर फॉर ऑल दीज थिंग्स। वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रॉपिकल साइक्लोन इन डिटेल in our next video, as well as we are also going to study temperate cyclone in detail। ठीक है, तो ये दोनों साइक्लोन काफी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अब हम लोग आगे जो इसमें देखेंगे वो रेनफॉल में सबसे पहले देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, स्पेशली द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसे कैसे है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे हॉरिजॉन्टली रेनफॉल कहाँ कहाँ ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। दूसरा हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ रेनफॉल की, प्रेसिपिटेशन के पीछे का थ्योरी काम क्या करता है, जिसमें हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे, या आइस क्रिस्टल थ्योरी के बारे में जानेंगे, या कोलिजन कोलिशंस थ्योरी के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे।